आज हमारे साथ मौजूद है ऋतु रानीवाला। मुझे लगता था मेरे अंदर एक एंगर, एक रिपल्शन कह लीजिए, कोई भी कुछ कहता था तो मैं अपनी बात शेयर नहीं करती थी, मेरा एग्रेशन आता था, जिसकी वजह से, इस फीलिंग की वजह से मैंने अपने रिलेशनशिप में इश्यूज़ को देखा। तो ये खोज जो चल रही थी, ऐसे ही मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों और मेरी खुद के हेल्थ इश्यूज़ थे। जैसे मैंने कहा कि आपको पता नहीं होता है आपके साथ क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज्ड हैं, लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं अलग अलग। लेकिन ध्यान जैसे ही मेरे जीवन में आया और धीरे धीरे अपने अंदर जाना शुरू किया, तो सब कुछ धीरे धीरे सामने आने लगा। पूर्ण ज्ञान और मनोरंजन से जीना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम है PSSM में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें PSSM में हम हमेशा आपसे मिलाते हैं ऐसे सीनियर पिरामिड मास्टर्स को जो अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ साझा करते हैं, जो बताते हैं कि किस तरीके से ध्यान से जुड़ने के बाद वो अपने आप को ठीक कर पाए, उन्हें कोई दिक्कत या कोई शारीरिक परेशानी भी है तो भी वो कैसे उसको हील कर पाए। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद है ऋतु रानीवाला। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मैम, मैं इससे पहले कि प्रोग्राम की शुरुआत करूं, जानना चाहूँगी थोड़ा सा आपके बारे में, आपका बचपन से लेकर अभी तक का जो एक सफ़र है उसके बारे में। धन्यवाद अंजलि जी, और धन्यवाद करूँगी PMC की इस पहल को, जिसमें कि हम सभी जितने भी ध्यानी हैं और जिनके भी जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया, उनको एक मौका दिया यहाँ पर अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो मेरा बचपन जो है, मैं फिरोज़ाबाद शहर से हूँ और मेरा बचपन बहुत सुंदर, मैं एक बहुत अच्छे परिवार से हूँ। हम 5 भाई बहन और हमेशा बहुत मस्ती करने का मेरा रहा, उछल कूद, डांस मेरा पैशन, ट्रैवलिंग मुझे पसंद, म्यूज़िक मुझे पसंद। तो बचपन मेरा हमेशा, और मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ तो हमेशा बहुत खुश माहौल में रही हूँ, बहुत सारे कज़िन्स के साथ और अच्छे लोगों के बीच में मेरा बचपन बीता। तो बचपन में जैसे हमेशा ही रहता है कि जैसे भी आसपास के लोग हमसे जो कुछ भी कह रहे हैं, छोटा मन है, कोमल मन है, हम बच्चे होते हैं तो नहीं समझ पाते कौन हमसे क्या कह रहा है। ऐसे ही मेरे बचपन का एक इंसिडेंस कह लीजिए या एक अनुभव ऐसा है जो मुझे ध्यान में आने के बाद पता चला कि इसकी वजह से मेरे खुद के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं 5 भाई बहन हैं हम, और मेरा नंबर 3 है, 3rd। तो मुझसे पहले 2 बहनें हैं, मैं तीसरी यानी 3rd गर्ल। तो जैसा कि पुराने टाइम में हुआ करता था कि लड़का होना चाहिए, तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मैंने कभी नहीं सुना कि उनकी ऐसी कोई चॉइस थी। वो हमेशा बोलते थे कि हमारे लिए सब एक हैं। बट मुझे किसी रिलेटिव के थ्रू पता चला कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी, जब मेरा बर्थ हुआ था तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे देखा नहीं था, वो लौट आई थी हॉस्पिटल से, और ये मुझे बहुत अर्ली एज में पता चला। तो ये वाला जो एक थॉट था, ये कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में रह गया। अब सबकॉन्शियस में समझ पाती हूँ, ये मुझे पता नहीं था इनफैक्ट। तो मुझे लगता था मेरे अंदर एक एंगर, एक रिपल्शन कह लीजिए, कोई भी कुछ कहता था तो मैं अपनी बात शेयर नहीं करती थी, मेरा एग्रेशन आता था। और अपने पापा और मम्मी से हमेशा इसी बात पे झगड़ा करती थी कि आप लोग मुझे प्यार ही नहीं करते। उनको ये नहीं कहा मैंने कि ये बात मुझे पता चली है, बट ये नहीं बोल के, और बस उनसे ये चाहती थी कि आप फुल अटेंशन मुझे दो। तो ये जो पूरी ध्यान की यात्रा में मैंने अपने इस एक थॉट को देखा कि इसकी वजह से जो एक छोटे बच्चे के मन में एक बीज आ गया, उसका किस रूप में
मैंने कितने सालों तक अनुभव किया, जिसकी वजह से, इस फीलिंग की वजह से मैंने अपने रिलेशनशिप में इश्यूज़ को देखा। क्योंकि कई बार जब आपको अंदर से वही अनुभव हो रहा है तो आप अपना कंप्लीट नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ था। लेकिन ध्यान जैसे ही मेरे जीवन में आया और धीरे धीरे अपने अंदर जाना शुरू किया तो सब कुछ धीरे धीरे सामने आने लगा। आपने अपनी बातों में अभी आखिरी स्टेटमेंट यही दिया कि जैसे जैसे ध्यान मेरे जीवन में आया, तो इसी से जुड़ा अगला सवाल कि कैसे आया ध्यान आपके जीवन में, कैसे मिले आप PSSM से और कैसे जुड़े आप ध्यान से, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं ध्यान तो नहीं समझती थी, अध्यात्म को ही नहीं समझती थी कि स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है। क्योंकि मैं एक जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पर है कि आपको डेली मंदिर जाना है, आपको जैन कल्चर में है कि डेली दर्शन करना है। हम लोग वही फॉलो करते हैं। हालांकि बहुत रिचुअल्स नहीं है, बट फिर भी जो भी है हम वो फॉलो करते हैं, और बहुत सिंपल। लेकिन अध्यात्म को नहीं समझा कि अध्यात्म क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ध्यान क्या है। आर्ट ऑफ लिविंग से पहले जुड़ी, तो वहाँ पर हमने एक बार हैप्पीनेस प्रोग्राम किया। तो जो एक टेक्निक करा देते हैं, हम बस एक टेक्निक को करते रहते हैं एक मशीन की तरह। फिर सहज समाधि योग होता है वहाँ पर, हमने वो भी किया, लेकिन वहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है। लेकिन जैसे कहते हैं शायद ये खोज जारी थी। और ध्यान में आने से पहले मुझे लगता था कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी एक मिसिंग लगता था कि कोई लाइफ का एक पज़ल पूरा है, जिक्सॉ पज़ल, लेकिन पीसेस या तो ढंग से लगे नहीं हैं या कुछ गायब हैं। ये खोज अंदर से थी। और ऐसे ही बिजनेसेस करने का सोचा कि शायद ये कर लूँगी तो कुछ कंप्लीट फील करूँगी ना, ऐसा फील हुआ। तो मैंने अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए। मैंने जैसे कि डायमंड ज्वेलरी में थोड़ा सा हाथ आजमाया, फिर आर्टिफिशियल, फिर अपरल्स डिज़ाइनिंग, फिर एग्जीबिशंस लगानी शुरू की। फिर अपनी खुद की टी ब्रांडिंग की मैंने कि शायद खुद ऐसा कुछ क्रिएट करूं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि या तो मैं नेम ऑन फेम चाह रही हूँ तो मैं ऐसा काम कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा था। आप कह सकते हो सक्सेस था उस काम में भी, बट हैप्पीनेस नहीं थी, सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो मिसिंग तब भी था। फिर लगा तो फिर क्या चाहिए। तो ये खोज जो चल रही थी, ऐसे ही मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों, और मेरी खुद के हेल्थ इश्यूज़ थे। जैसे मैंने कहा कि आपको पता नहीं होता है आपके साथ क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज्ड हैं, लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं अलग अलग। सो मैंने फिर रेकी किसी ने मुझे बोला, तो मुझे लगा मुझे यही सीखना चाहिए, शायद इससे कुछ चेंज हो जाए मेरी लाइफ में। मैंने रेकी सीखना शुरू किया। पहले अपने लिए सीखा, फर्स्ट लेवल आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए होता है। उसके बाद फिर मैंने अपने फादर की, क्योंकि मेरे फादर मेरे भाई के पास बाहर चले गए थे, तो मुझे लगा उनकी तबीयत ठीक करने के लिए मैं डिस्टेंट हीलिंग करती हूँ, और मैंने इस तरीके से रेकी सीखना शुरू किया। रेकी, जहाँ मैं रेकी हीलिंग फाउंडेशन से सीखती थी NK शर्मा जी के गाइडेंस में, तो वहाँ पर पत्री सर का एक वेबिनार था, और ये भी मुझे सरप्राइज़ था, क्योंकि मैं जानती नहीं थी। मैं उनको बस अपनी रेकी प्रैक्टिस किया करती थी। सुवर्णा मैम का एक वीडियो मेरे सामने रोज़ आता था जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी। मॉर्निंग में मैं अपनी टेरेस पे प्रैक्टिस किया करती थी, तो सुवर्णा मैम का, मैं PMC को तब नहीं जानती थी, और सुवर्णा मैम का एक वीडियो मेरे सामने अक्सर आया करता था, और मैं हमेशा हटा देती थी क्योंकि वो बहुत लंबा था उनका, और मेरा प्रैक्टिस का टाइम होता था, लेकिन वो रेगुलर आता था सामने मेरे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरा प्रैक्टिस करने का भी मूड नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज ये मैम का वीडियो देख लेती हूँ। जैसे ही मैंने मैम के वीडियो को देखना शुरू किया, थोड़ा देर के बाद ही उन्होंने पत्री सर का जिक्र किया और उनकी अपना बताना शुरू किया। तो मुझे लगा कि कौन है ये पत्री जी।
तो पत्री जी के नाम सुनते ही जैसे मैंने वीडियो इमीडिएट बंद कर दिया कि सर्च करूं ये कौन है। सर्च कर ही रही थी कि सामने फिर रेकी हीलिंग फाउंडेशन का वो फ्लायर मेरे सामने फिर से आ गया, जो यूट्यूब पे हमारे सर्कुलेट होते रहते हैं। तो मुझे लगा अरे ये तो अभी चल रहा है। इमीडिएट मैंने उसी समय लॉगिन किया वहाँ पर अपने ग्रुप में, मेरे पास क्योंकि जूम मीटिंग की लिंक थी। तो जैसे ही मैंने पत्री सर को देखा, और पत्री सर बहुत ज़ोरों से डांट रहे थे वहाँ पर, तो मुझे लगा ये कैसे गुरु हैं कि ये डांट रहे हैं। मैं कभी बहुत ज़्यादा गुरु की कॉन्सेप्ट में नहीं रही। विश्वास तो ये हाँ होता है बस क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जैनिज्म में हम सिर्फ मंदिर और अपना भगवान जिनको हम करते हैं बस उतना ही मैं फॉलो करती थी। बहुत ज़्यादा मैं रिचुअल और बहुत रिलीजियस नहीं रही। बट पत्री सर को जब देखा तो पता नहीं क्यों क्या कनेक्टिविटी बनी, डांट रहे थे फिर भी पीछे पीछे फिर से वही वीडियो मैंने फिर से देखा यूट्यूब पर जाकर, और उसके बाद उनको सर्च किया और पिरामिड के बारे में आया। फिर पिरामिड सर्च करती रही, और पिरामिड सर्च करते करते पता नहीं कैसे वो बेंगलोर से एक फ़ोन आ गया अयप्पा पिंडी जी के ग्रुप का। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम आप मेडिटेशन करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी मेडिटेशन तो मुझे करना है। तो बोलते हैं हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन किया, और मैं क्योंकि वहाँ पे 4:15 साढ़े 4 का मेडिटेशन होता था मॉर्निंग का, और मैं मेडिटेशन करना भी चाहती थी। मुझे लगता था कि शायद ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करूँगी तो कुछ चमत्कार हो जाएगा लाइफ में, ऐसा मैं सुनती थी। तो मैंने वो ध्यान करना शुरू किया उनके साथ। पता नहीं था कैसे ध्यान करना है। लेट जाती थी और कान में अपने ईयरफोन्स लगा लेती थी और वो सुनती रहती थी, सो जाती थी। ध्यान की विधि भी नहीं पता थी मुझे इनफैक्ट तब तक। और इस तरह से ये ध्यान मेरा शायद 1 महीने तक तो चलता ही रहा। लेकिन इस पीरियड में मेरे साथ एक बहुत एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जब मैं ये ध्यान के बाद सो गई, तो क्योंकि ध्यान में आने से पहले मेरे फिज़िकल इश्यूज़ बहुत थे जिसकी वजह से मैं रेकी सीख रही थी। और कोविड का टाइम जा चुका था, मतलब वही फेज़ था कोविड का, क्योंकि मैंने ये पूरा जो मेरा स्टार्ट हुआ ये फरवरी 21 से हुआ, 2021 फ़ैब से जब मैंने रेकी सीखा। और पत्री सर मुझे अप्रैल में, मैंने उनको 4 अप्रैल को देखा जूम वेबिनार में। तो मैंने देखा कि जब मैं सो रही हूँ तो नींद में सपना जो मुझे आया कि मेरे यहाँ पर क्योंकि यहाँ बहुत पेन होता था मुझे, और मैं अपने यहाँ पर देख रही हूँ तो एक छोटा सा मुझे दाना सा हो रखा है, और मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो मुझसे पूछ रही हैं क्या हुआ है तुमको। तो मैंने उनको कहा कि मुझे पता नहीं बट यहाँ पर कुछ है। तो उन्होंने बोला अच्छा मैं देखती हूँ। और उन्होंने जैसे ही टच किया उसमें से एक छोटा सा स्नेक, कुछ रेप्टिलियन क्रीचर जो था वो निकल के ऊपर चला गया। और ये मुझे इतना अच्छे से याद था। और जब मैं उसी समय मेरा हाथ मेरे चेस्ट एरिया पे गया कि ये क्या हुआ। मैं टच कर रही हूँ, जबकि मुझे टच करने में भी पेन होता था, लेकिन उस दिन पेन नहीं था। फिर मैं उठ के बैठ गई कि इट वॉज वेरी शॉकिंग कि ये कैसे हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं बहुत अच्छे से देख रही थी क्या हुआ ये, और पेन नहीं था वहाँ पर। तब तक मुझे नहीं पता था कि ये एस्ट्रल सर्जरी क्या होती है जी। तो कहीं ना कहीं ये पेन और ये जो एक था दिमाग में प्रॉब्लम्स, वो अब धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से ठीक होने लग गई थी आपकी। ठीक होने लग गई थी। तो इसी से मैम एक जुड़ा हुआ जो सवाल मैं लेना चाहती हूँ, और ऐसी प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी रही और उनको आपने ठीक किया ध्यान के माध्यम से। थोड़ा उनके बारे में बताइए, उन अनुभवों के बारे में बताइए। जी, तो क्योंकि ये पूरा पीरियड स्टार्ट हो चुका था और पहले ये हुआ, तो इससे तो मुझे भरोसा हो गया कि ये कुछ तो हुआ है, ये मेरा सपना ऐसा ही नहीं है। तो मैं ध्यान में बहुत सिंसियरिटी के साथ मेडिटेशन करने लगी, जितना भी जैसे भी कर रही थी। उसी ग्रुप में फिर आया रामराजू सर का एक ध्यान का करुणा ध्यान शुरू हुआ। उस टाइम में करुणा ध्यान के नाम से शुरू हुआ था, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। तो उसमें एक सेशन में मेरी हीलिंग हुई। मुझे जो कफ होता था, जिसके लिए मैं आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सारी तरीके की अपनी दवाइयाँ लेती थी, घरेलू सारे करती थी, बट वो कफ ठीक नहीं होता था।
और डॉक्टर ने फिर मुझे फाइनली, क्योंकि मैं रात भर नहीं सो पाती थी, 2-2 महीने तक वो कफ रहा मेरे साथ, डॉक्टर ने फिर फाइनली मुझको स्टेरॉइड्स देना शुरू किया कि आप इसको जो है नेबुलाइज़र के थ्रू आप स्टेरॉइड्स लो। हफ्ते भर वो भी लिया, बट मुझे पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने कहा अब आप डीप ब्रीदिंग करो। तो मुझे जो है वो भी एक बड़ा वो लगता था कि इतने सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी कि मैं बार बार डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ और वो क्योर नहीं हो रहा है, खांसी नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो ध्यान क्योंकि चल रहा था मेरा, कोरोना ध्यान शुरू हो गया था, तो रामराजू सर का एक सेशन था फॉरगिवनेस का जी, उसमें उन्होंने एक ध्यान कराया कि अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया मेरे रिलेशनशिप इश्यूज़ काफ़ी रहे, और उन्होंने कहा कि आप ध्यान में अपने सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको बैठाइए। और मैंने बहुत सिंसियरिटी के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि जितने इश्यूज़ हैं वो सारे रिलेशन में भी मैं इन्वॉल्व हूँ, तो डेफिनेटली मुझे जो है इस फॉरगिवनेस को उनके लिए भी करना है और अपने लिए भी करना है। तो मैंने बहुत सिंसियरिटी के साथ उस दिन वो सर के साथ फॉरगिवनेस का सेशन लिया और मैं 1 घंटे तक रोती रही। मैंने अपने सारे रिलेटिव्स जिनसे मेरे जो भी नाराज़गी थी या जो भी इश्यूज़ थे वो सब मैंने उस दिन उनको फ्री किया और अपने आप को फ्री किया। और आफ्टर 30 मिनट्स मेरे पूरा गला जो ये था ये बर्न करने लगा, बहुत ज़ोरों से बर्न करने लगा, जैसे किसी ने इसके अंदर कुछ फायर जैसा कुछ रख दिया हो, और मैं कफिंग करने लगी ज़ोर ज़ोर से। और थोड़ा गर्म पानी पिया, ये जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। और मैं सो गई उस रात, क्योंकि शाम की बात है, शाम को होते थे ये सेशंस। उसके बाद जब मैं सो गई, मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरा गला बिल्कुल ठीक था। आई वॉज शॉक कि क्या सच में ये ठीक हो गया है, या अभी मैंने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया। मैं रोज़ वेट करती थी कि शायद मुझे अब कफिंग होगी, क्योंकि ये मेरे लिए मिरेकल था कि जो कफिंग 7 दिन रुकती थी फिर शुरू हो जाती थी। मैं काउंट कर रही थी डेज़ कि शायद अब हो जाएगी। धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, आप ऑरेंज मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, तो मैंने वो सब खाना शुरू किया कि शायद अब कफिंग होगी, लेकिन मुझे कफिंग हुई ही नहीं। तो लुई एल हे की जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उसमें उन्होंने बताया भी है कि हमारे एक्सप्रेशन की वजह से हमें जो भी एंगर इश्यूज़ हैं हमारे अंदर, जो हमने अपने अंदर सप्रेस किए हुए हैं, उसकी वजह से आप कोई प्रॉब्लम होती है जी। तो मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली मैंने अपने उस दिन एंगर को रिलीज़ कर दिया जी। मेरा जो कफिंग का जो प्रॉब्लम था, मुझे आज तक कफिंग नहीं हुई है। नो मेडिसिन, नो कफ सिरप, कोई एलोपैथी नहीं, कोई होम्योपैथी नहीं, कोई भी आयुर्वेदिक नहीं। मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ इस कफ के लिए, मुझे होता ही नहीं है। और अगर कभी थोड़ा बहुत होता भी है ना, तो मैं सोचती हूँ कि आज किस पे नाराज़गी आ गई मेरी। तो इमीडिएट अगर ऐसा कुछ होता है, अनकॉन्शियसली अगर मैंने कर दिया है, तो इमीडिएटली मैं फॉरगिवनेस करती हूँ। सेल्फ हीलिंग और फॉरगिवनेस दोनों साथ में चल रहा था, मतलब कि कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ें भी हम लोगों को रखना ज़रूरी होता है कि दूसरों के प्रति जो हमारे विचार हैं वो हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, और यही हुआ आपके साथ। इससे आप ठीक भी हुए, और आपकी और भी प्रॉब्लम्स थी मैम, आप बता रहे थे, उन्हें भी बताइए। मुझे ध्यान में जब से ये हीलिंग शुरू हुई, उससे पहले से कहूँगी तो 14 साल मैंने थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म का मुझे जो प्रॉब्लम था, जिसके लिए मैं मेडिसिन लेती थी रेगुलर। डॉक्टर ने कहा था कि अब आपको ये लाइफ लॉन्ग लेनी है। मैं दवाइयाँ कभी नहीं खाना चाहती थी, और जब ये मेडिसिन मेरी लाइफ में जुड़ गया कि अब तो मुझे लाइफ लॉन्ग लेना है, तो अंदर से खुशी तो किसी को भी नहीं होती है दवाइयाँ खा के, थोड़ा अफसोस ही होता है। लेकिन खा रहे थे मेडिसिन, लेकिन जब मैंने यू कैन हील योर लाइफ पढ़ा, और धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि थायराइड का रीज़न क्या है, कि आपका थ्रोट चक्रा जो है इम्बैलेंस है, आप सप्रेस्ड हैं, आप अपनी बात शेयर नहीं कर रहे हैं। और जैसे मेरे साथ भी था कि मैं अपनी बात को शेयर नहीं करती थी, मैं बहुत रिजर्व थी, मैं अपनी बात कहती नहीं थी,
और जब कहती थी तो एग्रेशन में कहती थी, बहुत एंगर, गुस्से में अपनी बात कह रही हूँ कि मेरी बात सुन ली जाए। तो जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि वो मैं क्यों करती थी, क्योंकि वो मेरे बचपन का जो था कि डेवलप हो रखा था जो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो ये जो एग्रेशन था मेरे अंदर, जिसकी वजह से ये मैंने बुक्स पढ़ के, स्वाध्याय ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो जब मैंने इसको समझा तो मुझे लगा कि मुझे अंदर से बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक वॉइस था कि तुमको अपनी जूम क्लासेस शुरू करनी, क्योंकि एक तो मेरा कफ ठीक हुआ था और जूम क्लासेस शुरू करने के लिए सबसे पहला था कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना था और एक फ़ियर से बाहर आना था। फ़ियर इस चीज़ का था कि क्योंकि मैं एक छोटे शहर में बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगता था कि ये सब करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, हम लोग जो सोसाइटी का एक फ़ियर रहता है मोस्टली। तो मुझे लगा कि ये मैं करूँगी तो कैसे कर पाऊँगी, करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्योंकि मेरी इमेज किसी और तरीके से बनी हुई थी लोगों के बीच में। उसको ये ब्रेक होगा जी, तो मेरे लिए भी और उनके लिए भी, तो एक फ़ियर था मुझे। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस था कि बार बार वही गाइडेंस आ रही थी कि तुमने अपने आप को हील किया है तो तुम्हें सबको बताना है जी। तो मैंने फिर कहना शुरू किया सबको कि मैं जूम क्लासेस शुरू कर रही हूँ, मैं सबको मेडिटेशन सिखाऊंगी। पहले मैं फ़ोन करके बोलती थी, तो ऐसे करके लोग ग्रुप से फिर जुड़ने लगे और फिर आया कि अब आपको जूम क्लास अपनी स्टार्ट करनी है। मैंने 3 जनवरी को 2022 को अपना फर्स्ट जूम क्लास डरते डरते शुरू किया था। मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन क्योंकि मैं उससे पहले बुद्ध बनो कर चुकी थी, JTTP कर चुकी थी और आपका इनर जर्नी, सेट विजडम, ये सारे जितनी भी चलता रहता था ये सब करती थी। तो वहाँ से जो कुछ भी सीखा उसको थोड़ा थोड़ा सा समझ के कि मैं सिर्फ 7 डेज़ के लिए लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताऊँगी। इसके बाद एवरी 7 डेज, ओनली 7 डेज, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फियर कि बस 7 डेज एनफ है मेरे लिए जी। और मैंने जब 7 डेज़ के लिए शुरू किया था, मैंने फ्लायर भी सिर्फ 7 डेज़ के लिए बनाया था, वो भी शुरू कर दिया। डरते डरते मैंने सुबह की क्लास ली और उसके बाद उसी दिन मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन लेना भूल गई। मैंने सोचा कि चलो कल खा लेंगे, कल भी भूल गई। ऐसे करके जिस दिन मेरी क्लास रही, 4-5 लोग, 6-7 लोग जुड़ते थे, मेडिटेशन कराती थी और ध्यान के बारे में सब कुछ बताती थी और 7 दिन मेरी मेडिसिन मुझसे स्किप हो गई। 8वें दिन मैंने सोचा कि ये आज तक तो कभी हुआ नहीं, अगर ये अब हुआ है तो 1 महीने के लिए खाओ नहीं इसको जी। फिर से एक फॉलो किया अपनी इनर गाइडेंस को और मैंने 1 से 1.5 महीने तक उसको छोड़ दिया। पहले 1 मंथ, फिर मैंने 15 दिन और फिर मैं जा रही थी सोल कोच प्रोग्राम के लिए हैदराबाद। तो हैदराबाद जाने से पहले मैंने अपना टेस्ट करवाया। मैंने जब अपना ब्लड वर्क कराया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा, मैंने उनको बोला क्या मुझे थायराइड की मेडिसिन लेनी है, उन्होंने बोला नहीं लेनी आपको। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप ले रहे थे क्या, मैंने कहा सर मैं फॉर 13 ईयर्स से मेडिसिन खा रही थी। तो कहते हैं लेकिन कैसे छूटा ये, तो मैंने उनको बोला मैंने होलिस्टिक हीलिंग के थ्रू इस मेडिसिन को जो है मेरे से छूटा है, बट आप मुझे बस इतना बताइए क्या मुझे ये लेने की ज़रूरत है। कहते हैं नहीं अभी नहीं लेना, 3 महीने बाद फिर टेस्ट कराना। तो इस तरह से मैं सोल कोच प्रोग्राम में गई वहाँ पर, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि जो ये मेडिसिन मेरी गई है और जो बीमारी मुझे आई थी, ये जो हाइपोथायराइडिज्म तो था मुझे, जो एक कहते हैं आपका चक्रा इम्बैलेंस है, या तो आप सही तरह से नहीं बोल रहे हैं और जो आप कहना चाहते हैं वो आप सही तरीके से कह नहीं पा रहे हैं। तो जब मैंने उस पर काम किया, मैंने अपनी बात कहनी शुरू की सही तरीके से और अपनी बात शेयर भी करी, अपने एंगर इश्यूज़ को समझा और मैंने उनको रिलीज़ किया। तो मेरे दोनों प्रॉब्लम ठीक हुई जो मेरे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड थी, एक कफिंग का और एक थायराइड का। तो अभी तक मैम बहुत अच्छे से ये तो दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है कि हमें अपने आप को ठीक करने के लिए किसी दवाई या किसी भी मेडिसिन के ऊपर जो है डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर रूटीन जो है उसको अगर फॉलो करें
मेडिटेशन का ही रूटीन प्रॉपर फॉलो करें तो आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो हम बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और अभी बहुत कुछ है जो आपके बारे में जानना है, तो आपसे और बातें करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, तो दोस्तों अभी तक हम बात कर रहे थे ऋतु मैम से, और अभी तक हमने उनसे जाना कि किस तरीके से उनकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से ठीक की। ऐसी और भी बातें हैं जो मैम से करनी है, उनसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी।